देशबंधु घटक, 7 पेट्रोल पंपों का मालिक है। आज का कैश कहाँ है? गाड़ी में पीछे। चल जाओ। चाय। नहीं आएगी वो। आपको तो पता है ना कितनी जिद्दी है वो। कितनी बार फोन किया है लेकिन वो उठाती ही नहीं है। अब तो लगता है कि बच्चों का मुंह देखे बिना ही हमारी आंखें बंद होगी। ऐसी बात मत करो। एक बार बीरेश से बात कर लो ना तुम। वो तो बात करता है ना तुमसे। उसको एक बार बोलो ना कि वो देवोलीना को समझाए। लगा लगा लगा। हाँ हाँ बीरेश बेटा, केमन आछो? जुग जुग जियो बेटा। हाँ हाँ। अरे बेटा अब क्या है, 2 अटैक हो चुके हैं, तीसरा भी कहीं रास्ते में इंतजार में बैठा होगा। वो आए और हम चले जाएं। छोड़िए ना। हेलो बीरेश बेटा, कैसे हो? हाँ बेटा, बस एक ही इच्छा है। इनकी तो तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों को देखने का बहुत मन कर रहा है। तुम लोग आ रहे हो क्या? शक्ति कब? अरे मां काली तुम्हारा भला करे बेटा, जुग जुग जियो। अरे मैं तो बिल्कुल फिट हूं, तुम आओ तो सही। बच्चों को लेकर मैं विक्टोरिया, हावड़ा और गंगा ये सब जगह दिखाऊंगा। बस तुम आओ बेटा, जीते रहो जीते रहो। कब आ रहे हैं वो लोग? तुम जल्दी से जाओ और मुझे डिस्चार्ज करवाओ। हालत कैसी उस पेशेंट की? वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। डॉक्टर, उस आदमी का बचना बहुत जरूरी है। वो अकेला आदमी है जो हमें लखनपाल तक पहुंचा सकता है। ट्राइंग। बेटा बेटा रोते नहीं बेटा। अरे सुनती हो? अरे आ रही हूँ। अरे भूख लगी है बच्ची को, देखो। रुको रुको रुको, क्या हुआ बेटा? दादा 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 क्या बात है? दादा 2 मिनट। बॉस, रघु पुलिस से बचकर भाग रहा था, गाड़ी से टकरा गया। डरने की कोई बात नहीं है। रघु मर जाएगा मगर जबान से हम लोगों का नाम नहीं लेगा। तू भय पहुंचना, सब ठीक हो जावे। बस भैया इधर ही रुकिए। आइए। अभी अभी मैंने हॉस्पिटल फोन किया था, तब मुझे पता चला कि आपने जबरदस्ती डिस्चार्ज ले लिया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था काकू, कम से कम एक बार मुझे बता तो दिया होता। अरे अचानक मैं एकदम फिट लगने लगा। ये देखो। अरे ये काकू को अचानक जवानी का अटैक किससे आ गया? जमाई बाबू से बात हुई है ना, जैसे ही उन्होंने बताया कि देवोलीना और बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बस एकदम ठीक हो गए। 10 साल से हम लखनपाल के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हाथ नहीं लगता। इट्स अ शेम। इस कैटेगरी के जितने भी क्रिमिनल्स बंगाल में हुए ना, उनमें सबसे ज़्यादा शातिर है ये। और अनफॉर्चुनेटली कोलकाता इसकी फेवरेट क्राइम डेस्टिनेशन है। लेकिन ये कब आता है, कहाँ से आता है और कहाँ को चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। रघु इसका खास आदमी है। मित्रों, अगर रघु कोलकाता में है तो ये पॉसिबिलिटी है कि लखनपाल भी कोलकाता आ चुका है और अपने किसी शिकार पर नजर जमा चुका है।
आइए आइए, चलिए ना। सर सॉरी, मैं आपके पेशेंट रघु को बचा नहीं पाया। ही इज नो मोर। रघु लखनपाल के गैंग का सबसे खास मेंबर था और उसकी मौत की खबर उसे बहुत जल्द मिल जाएगी। एंड आई एम श्योर कि हमसे बदला लेने के लिए वो कोई ना कोई वारदात जरूर करेगा, वो भी बहुत जल्दी। एक काम करो, इन्फॉर्मर से कहो अपनी आंखें खुली रखें। कोई भी इलाके में नया आदमी या कुछ डाउटफुल दिखता है तो फौरन इन्फॉर्म करें। चलो। ओके सर। देवलीना, कभी भुला नहीं पाया तुम्हें। तुम नहीं जानती कितना मिस किया मैंने तुम्हें इन 10 सालों में। এরা কি এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি? মা, 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 বাবু। सर, केप मेरी गैंग का साइन इस घर के बाहर तो है ही, उसके साथ साथ दूसरे घर पे भी है। चलो। ओके सर। यहीं पे सर। गैंग का एक मेंबर पूरे एरिया का अच्छी तरह स्टडी करता है, फिर शिकार को चुनकर निशान लगाता है ताकि बाकी गैंग को पता लगे कि वारदात कहाँ करनी है। सर, इस घर के अलावा इन सभी घरों पर निशान है सर। वो लोग लकी थे जो बच गए। लक नहीं, वजह कोई और ही होगी कि सिर्फ एक घर पर अटैक हुआ है। हाँ सर, एक बात और, यहाँ पर आसपास पूछताछ की मैंने तो पता चला यहाँ पर एक आदमी फैमिली के साथ रहता था। कल रात ही घर खाली किया है। यहाँ के लोग जो हुलिया बता रहे हैं उसका, वो लखनपाल से बहुत मिलता जुलता है। हाँ सर, यही था। पिछले कुछ 4 महीने से इसी घर में रह रहा था सर। अचानक कल घर खाली करके चला गया। घर देने से पहले पेपर वर्क कर चुका था सर। ये रहा आईडी। तनवीर आलम, नकली आईडी है। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं तो वो शहर छोड़कर भाग नहीं सकता। उसने सिर्फ ठिकाना बदला होगा। एक काम करो, ढूंढो उसे। इन्फॉर्मर से कहो स्पेशली नए किराएदारों के बारे में पता करें। इसके अलावा लॉजेस, होटल्स, धर्मशालाएं, सब जगह पूछताछ करो। स्पेशल टीम बनाकर आउटर एरियाज में सर्च करो। ये लोग जनरली ऐसी जगहों पर छुपते हैं। सभी पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट वायर करो। इस बार लखनपाल कोलकाता से बच के जाना नहीं चाहिए। I want to register a complaint. किसके खिलाफ? आपके फादर और मदर इन लॉ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका FIR हम पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं एंड द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। कल रात बाबा के लॉयर मिस्टर दास गुप्ता हमसे मिलने आए थे और इन्होंने बताया कि इनफैक्ट आप उन्हीं से सुन सकते हैं। वेल, कुछ 2 साल पहले मिस्टर और मिसेस बर्धन ने अपना सब कुछ रंजन के नाम कर दिए थे, मगर जब उन्हें पता चला कि उनका बेटी और दामाद वापस आ रहे तब उन्होंने मुझे अपना विल बदलने को कहा। उन्होंने कहा कि वो अपना सब कुछ देवलीना के 2 बच्चों के नाम कर देना चाहते हैं और उसके लिए मुझे जल्द से जल्द पेपर भी तैयार करने के लिए बोला गया और उसी रात उनका मर्डर हो गया। क्या आपको इसमें कुछ एबनॉर्मल सा नहीं लगता? तो इंटरेस्टिंग है कि रिपोर्ट लिखाने आप आए जबकि आना उनकी बेटी मतलब आपकी वाइफ को चाहिए। मेरे सास ससुर की तरह वो भी रंजन पे इतना विश्वास करती है कि उसके खिलाफ सोचना तो दूर सुनना भी नहीं चाहती है। और इस विश्वास की वजह? जरूरी नहीं कि हर बात की कोई वजह हो। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। बीरेश जबरदस्ती स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन वो पति हैं आपके, तो इसीलिए उसकी गलत बात भी मुझे सही मान लेना चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूँ जिनके लिए पति परमेश्वर होते हैं। उनकी बातों में लॉजिक है। और क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती है कि आपके होते हुए भी आपके पेरेंट्स ने आपकी सारी प्रॉपर्टी रंजन के नाम कर दी? बिल्कुल ठीक किया था उन्होंने। उनकी जगह पे अगर मैं भी होता तो शायद यही करता। क्या? जी लुक, मेरे और देवलीना के रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन यही कॉम्प्लिकेशंस उनके ऐसे करने की वजह थी। देवलीना ने पिछले 10 सालों से अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और इसका कोई वैलिड रीजन भी नहीं है। US आने के बाद उसको वहां की लाइफ इतनी पसंद आई कि वो वेस्टर्नर से ज्यादा वेस्टर्न हो गई। अपनी जिंदगी में मैं वेस्टर्न बन के रहूं या देसी बन के, आपको क्या? लुक मैडम,
आप यूएस में या फिर कहीं भी, आप क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, हमें उससे ना कोई लेना देना है ना कोई फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम सिर्फ उन फैक्ट्स को चेक कर रहे हैं जिनका इस केस से लेना देना है या फिर हो सकता है। तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि खुद की बेटी, दामाद और उनके बच्चे के होते हुए भी मिस्टर वर्धन ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज रंजन के नाम क्यों कर दी? इस सवाल का जवाब जो दे सकते थे वो जा चुके हैं। लेकिन आप जवाब देने की कोशिश तो कर सकती है ना। पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे बड़ी बात यह है कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। अपने पेरेंट्स को खोया है मैंने, और आप इस तरह के सवाल करके मेरी तकलीफ और भी बढ़ा रहे हैं। काश वो जानती और समझती भी कि तकलीफ क्या होती है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है। स्कूल से लेके कॉलेज तक वो रंजन के साथ थी, दोनों का अफेयर भी चल रहा था। बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी बीरेश की मौसी ने उसे एक पूजा मंडप पे देखा और रिश्ते की बात चलाई। रंजन तब भी छोटी मोटी नौकरी करता था और आज भी उतना वेल सेटल नहीं है, और देवुलीना रंजन को छोड़कर बीरेश से शादी करने के लिए राजी हो गई क्योंकि वो वेल सेटल था और वो भी अमेरिका में। और उसके बाद देवुलीना ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, ना अपने माँ बाप की तरफ और ना ही रंजन की तरफ। और उसके बाद तब से लेके आज तक हमारा बेटा ही ख्याल रखता आ रहा था उनका। सर, इस फैमिली की इक्वेशन से इस केस का कोई लेना देना है ऐसा लगता तो नहीं है। उस दरवाजे पर केप मैरी गैंग का साइन और उसके अलावा लखन पाल का भी सेम एरिया में होना, ये बात तो क्लियर है कि ये काम भी उसी के गैंग का है। लेकिन दूसरे घरों पर भी वही साइन था, पर वहाँ कुछ हुआ नहीं। जबकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लखन पाल या उसकी गैंग ने किसी घर को चुना हो और छोड़ दिया हो। और ये जो प्रॉपर्टी का एंगल है, इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वेरीफाई करना पड़ेगा। रंजन, ट्रैम में क्या कर रहा है? अभी तो कार से चलने के दिन है। कोई मॉडल वॉडल पसंद किया? सर, मुझे पैदल चलने में कोई तकलीफ नहीं है और मुझे पता है सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर यकीन मानिए सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। काकू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, ये सोच के खुद मैं बहुत हैरान हूँ। मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है सर, ये सब कुछ देवुलीना का है और मैं ये सब कुछ देवुलीना के नाम करने के लिए तैयार हूँ। सही में ऐसा सोचते हो या सिर्फ बोलने के लिए कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने ऑलरेडी अपने वकील से बात कर ली है, आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो। देवुलीना के यूएस जाने के बाद कब कब और कितनी बार मिले उससे? एक बार भी नहीं सर। अब भी उससे प्यार करते हो? सर, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का आपको कोई राइट नहीं है। हमारे राइट छोड़ो, अपनी बात करो। कुछ तो रॉन्ग जरूर है तुम्हारे साथ। देवुलीना ने तुम्हें धोखा दिया। कोई नॉर्मल इंसान होता तो उससे जुड़ी हर चीज़ से नफरत करता, और तुम 10 सालों से उसके माँ बाप की सेवा करते आ रहे हो। क्यों? मैं नॉर्मल नहीं हूँ, शायद इसीलिए देवुलीना भी मुझे छोड़ के चली गई। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन नजर रहेगी तुम पर। और याद रखना, शहर छोड़कर कहीं बाहर मत जाना। सारे सवालों के जवाब तभी मिल सकते थे जब केप मारी गैंग का कोई सदस्य या उसका मुखिया लखन पाल पुलिस के हाथ आ जाता। सर, कुछ बोला उसने? गाड़ी में बताता हूँ। ओके। हेलो, बोलो श्याम। हाँ ठीक है सर, इन्फॉर्मर का फोन था, उसने लखन पाल और उसके गैंग को पास के एरिया में देखा है। चलो। सर, सर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। सारे टुकड़े कलेक्ट करो और जोड़कर देखो ये नंबर्स किस चीज के। और हाँ, फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लो। ओके सर। सर, ये पेपर के टुकड़ों को जोड़ दिया सर। गुड।
I was right. ये लूट का हिसाब ही है। तो इसका मतलब ये है सर, ये लोग यहाँ से फिर से फरार हो चुके हैं। शायद। हेलो। केपमारी गैंग के बालीगंज में होने की खबर मिली है। यहाँ के कई घरों में वैसा ही मार्क किया गया है। लगता तो है कोई बड़ी वारदात करने का इरादा था उन लोगों का। सभी बेहोश हैं। क्लोरोफॉर्म सर। हेलो हेलो शुनचंद, नाम की? Call the ambulance. देबोलिना, क्यों हो रहा है ऐसा देबोलिना? तुम चली गई थी ना मुझे छोड़ के, मैं क्यों बुला नहीं पाया तुम्हें देबोलिना? देबोलिना, देबोलिना, तुम मेरी देबोलिना हो ना? पुलिस। सर, रंजन के बारे में अभी एक खबर आई है। वो अभी भी देबोलिना के प्यार में सर से पांव तक डूबा है। पुलिस, अभी जो घर से गया, क्या रिश्ता है तेरा उससे? ग्राहक है मेरा, मुझे देबोलिना देबोलिना कह के पुकारता है। कभी कभी आता है और ज्यादातर तो रो धोकर चला जाता है। अक्सर किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसे देबोलिना देबोलिना बोलकर बुलाता है। बर्धान दंपत्ति की बेटी देबोलिना के अपने पति से रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो हो सकता था कि इस बात की वजह से रंजन के प्रति उसका प्रेम फिर से उमड़ आया हो और उसने रंजन के साथ मिलकर योजना बनाई हो कि वो अपने पेरेंट्स पर दबाव डालकर उनकी सारी जायदाद रंजन के नाम करवा देगी। और ऐसा हो जाने के बाद वो अपने पति बिरेश से तलाक और एलिमनी में मोटी रकम लेकर इंडिया लौट आएगी और रंजन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। पर जब बर्धांस ने रंजन को हटाकर देबोलिना के बच्चों को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहा हो, तो उनकी ये योजना गड़बड़ा गई और इसी की वजह से देबोलिना या रंजन ने उनका खून कर दिया। ये सिर्फ एक संभावना थी जो सच भी हो सकती थी और पुलिस ने इस संभावना की सच्चाई को जांचने का फैसला किया। लेकर आओ उसे। व्यापार रंजन के डाकुन। रंजन जी कहिए। चलो हमारे साथ। लेकिन क्यों? मैं तो अपना बयान पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन वो बात पहले की थी, अभी कुछ नई बातें सामने आई हैं और कुछ नए सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने हैं। तुम चलो चलो। सुनिए, क्यों पीछे पड़े हैं आप लोग रंजन के? बूढ़े माँ बाप है उसके घर पे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? प्लीज काम डाउन, हम लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन बहुत गलत ढंग से। मैं जानती हूँ उसे, और आज से नहीं बचपन से। मेरे उसे छोड़ने के बाद भी पिछले 10 सालों से मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करता आया है। वो उन्हें क्यों मारेगा? इसी क्यों, कैसे और किसने का जवाब ढूंढ रहे हैं।
और जैसे ही मिलेगा आपको भी बता देंगे। और हमारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर वो निर्दोष है तो कुछ नहीं होगा उसे। और अब आप भी घर जाइए, वरना पुलिस के काम में रुकावट डालने के चार्ज में मुझे आप पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हें इसलिए नहीं लाया था यहाँ पे कि तुम रातों को अपने पति को सोता हुआ छोड़कर अपने एक्स यार की वकालत करती फिरो, और वो भी तब जब उस यार पर तुम्हारे अपने पेरेंट्स के मर्डर के चार्जेस। शट अप! जस्ट शट अप! कोई खून नहीं किया है रंजन ने, पूरी तरह से निर्दोष है वो। अच्छा, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, ऐसा क्या है उसमें जो इतना यकीन करती हो तुम उस पर? या फिर अब भी उसके प्यार की आग जल रही है तुम्हारे दिल में? Enough is enough! अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुम्हें। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। What? Yes, चले जाओ यहाँ से, और फिर मुझे कभी अपना शक्ल मत दिखाओ। तू नहीं मारा ना उन दोनों को पैसों के लिए? हाँ बोल! सर कितनी बार बोलूं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। सर आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं सर? वो लखनपाल के केपमारी गैंग में मैं नया नया शामिल हुआ हूँ साहब। उन लोगों ने मुझे वो लूट के लिए घर चुनने का काम सौंपा था। पिस्टल अटैक यानी मिस्टर बर्धन का घर, वो वारदात तुम लोगों ने की थी? हाँ साहब, मैंने उस आदमी का गला काटा था, मैंने मार दिया साहब। जरा मदद कीजिए। बस भैया, बस बस बस, ये लीजिए भैया। विरेश, मेरी बात तो सुनो। देखो लेना, वो विरेश चला गया वापस, हमेशा के लिए। जो तुम ये आज कर रही हो ना, इससे तुम्हारा आने वाला कल, बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गुजरे हुए कल की नींव पर खड़े होकर ही हमारा आज आने वाले कल को देखता है ना रंजन? मैंने खुद ही वो नींव हिला दी थी, इसीलिए ना मेरा आज बचा और ना ही आने वाले कल से जुड़े कोई उम्मीद। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस अब और नहीं। मेरी फिक्र करना छोड़। हेलो सर, दानकुनी टोल नाका पर एक गाड़ी पर केपमारी गैंग का निशान देखा गया है। ओके। कोलकाता की सीमा पर पड़ने वाले एक टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी कोलकाता के अंदर दाखिल होती दिखाई दे रही थी, जिसके पिछले हिस्से पर केपमारी गैंग का वही निशान बनाया दिखाई दिया था जो उस गैंग की पहचान था। साफ था कि गैंग ने उस गाड़ी को यानी कि उसके मालिक को अपना शिकार बनाने के लिए चुना था। टोल नाके के स्टाफ द्वारा यह सूचना पुलिस को दी गई। ये अब तक का सबसे बड़ा मौका था जो इस पूरे गैंग को पुलिस की गिरफ्त में ला सकता था। केपमारी गैंग एक वारदात को अंजाम देने वाला था और पुलिस को इस बात का पहले से पता चल चुका था, लेकिन उस गाड़ी का नंबर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिया था। उस फुटेज से पुलिस को सिर्फ उस गाड़ी का रंग और मॉडल पता चल पाया था, और कोलकाता जैसे विशाल महानगर में सिर्फ रंग और मॉडल के आधार पर उस गाड़ी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन पुलिस ने इस असंभव को संभव बनाने का फैसला लिया। अब देखना यह था कि क्या उन्हें इस काम में सफलता मिल पाएगी। क्या पुलिस अपने हाथ आए इस मौके का फायदा उठाकर लखनपाल को पकड़ पाएगी, या फिर इस बार भी जीत लखनपाल और उसके गैंग की ही होगी। सात पेट्रोल पंपों का मालिक है। आज का कैश कहाँ है? गाड़ी में पीछे। चल जाओ।
लखनपाल, हथियार नीचे। सब लोग अपने हथियार फेंको नीचे। गाड़ी पर जो निशान लगाया था ना, उसी से तू हमारे निशाने पर आ गया। बहुत हो गया पाखंड, अब जेल में सत्संग करना। लेके जाओ इन सबको। चल उठ। पहचाना इसे? तेरा ही साथी है और इसने कबूल भी किया है कि तेरे ही कहने पर इसने मिस्टर एंड मिसेस वर्धन का मर्डर भी किया था। मेरे कहने पर? हाँ सर ये झूठ बोल रहा है सर मैं इसे पहचानता भी नहीं हूँ सर। मैंने आज से पहले इसे देखा नहीं है और ना ही वो जो बुड्ढा वर्धन और उसकी पत्नी का कत्ल में मेरा हाथ है। झूठ बोल रहा है सर जी मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर जी मैं कबूल करता हूँ। ये मैंने लूट डकैती मर्डर सब किए हैं मैं कबूल करता हूँ सर जी। फिर एक इसके बारे में मैं झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मेरी क्या सजा माफ होगी सर होगी? नहीं ना तो फिर सर झूठ बोल रहा है सर। चल सर, हरिया अपने पिछले बयान पर ही टिका हुआ है कि उसी ने वर्धन को मारा है और वो लखनपाल के गैंग का एक हिस्सा है। सर गैंग के सभी मेंबर्स से हमने पूछताछ की है, लेकिन सबका कहना है कि हरिया कभी उस गैंग में शामिल नहीं रहा। और सर वर्धन के मामले में उन्होंने अपने गैंग का हाथ होने से इनकार किया है। लेकिन एक बात तो पक्की है, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। लेकिन सर हरिया खुद झूठ बोलकर फांसी भी के चढ़ेगा। एक काम करो, इस हरिया का एक फोटो निकालो और जहां से हमने इसे उठाया था उस जगह आसपास सब जगह पूछताछ करो, पता करो कि इस हरिया की असलियत क्या है। ओके सर। पुलिस ने अपनी समझदारी और मेहनत के बलबूते पर लखनपाल और उसके गैंग को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान लखनपाल ने अपने और अपने गैंग द्वारा अब तक अंजाम दी गई हर वारदात को स्वीकार किया, लेकिन वर्धन के घर हुई लूट और उनकी हत्या में अपना किसी भी तरह का हाथ होने से वो लगातार इनकार कर रहा था। यानी कि साफ था कि हरिया जो पहले से पुलिस की गिरफ्त में था और अपने आप को केप मारी गैंग का सदस्य बता रहा था, झूठ बोल रहा था। पुलिस द्वारा सख्ती बरते जाने के बाद वो टूट गया और तब पुलिस के सामने आया वो शख्स जिसने न सिर्फ हरिया को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था बल्कि वर्धन का हत्यारा भी वही था। आखिर कौन था वो शख्स? पूरो, हाँ इसको पहचानते हो? चलो चल बता किसके कहने पर ये काम किया। सर उसका बड़े एहसान है मुझ पर, उनका नाम कैसे ले सर? देख, हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले वरना बहुत पछताएगा। बोल। सर उन्होंने ही कहा था कि ऐसा आदमी ढूंढो जो दोनों खून का इल्जाम अपने सर पे ले ले। लेके चलो। लेकिन जब आप लोग उसे पकड़ कर ले गए तो हम घबरा गए। तुम चलो सुनिए मत ले जाइए उसे। उसे बचाने के लिए हमने ये तरीका निकाला। पूरो को बोला कि कोई ऐसा आदमी ढूंढ के निकाले जो इन हत्याओं का इल्जाम अपने सर ले सके। बुरो ने हरिया को ढूंढ निकाला और इस काम के लिए हमने उसे 5 लाख रुपए भी दिए थे। बस साहब, ये एक ही तरीका था हमारे बच्चे को बचाने के लिए। वर्धन दंपति को क्यों मारा? और कोई रास्ते बचा नहीं था हमारे पास। देवलीना ही वजह थी। 10 सालों से बेटे से भी बढ़कर सेवा की थी रंजन ने उनकी। आइए, अभी मैंने हॉस्पिटल फोन किया था, तब मुझे पता चला कि आपने जबरदस्ती डिस्चार्ज ले लिया है।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था काकू। कम से कम एक बार मुझे बता तो दिया होता। कभी भी उसके बदले में कुछ भी पाने की चाहत नहीं थी उसमें। और उन लोगों ने भी रंजन के नाम सब कुछ करके कोई एहसान नहीं किया था, अपनी बेटी की हरकत की भरपाई ही की थी बस। मैं सोचा था कि हमारे जाने के बाद रंजन की जिंदगी आसान हो जाएगी, आराम से जी लेगा वो। लेकिन जब पता चला देवोलीना इंडिया आ रही है। अरे आपने ये सब की बोलছেন? हमारे रहते हुए आप लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? और रंजन हमसे ज्यादा तो वो आप लोगों का बेटा है, पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है आप लोगों को। फिर वो तो है, बेटे से भी बढ़कर है वो हमारे लिए। अरे अभी अभी अस्पताल से आए हो, फिर कहाँ चल दिए? अरे दो नतनियां आ रही है अमेरिका से, उनके लिए कुछ तैयारी करनी है कि नहीं? एसी का भी सर्विसिंग करवाना है। कोलकाता में कितनी गर्मी पड़ती है इन दिनों। और ये जो मोड़ पे डिपार्टमेंटल दुकान खुला है ना, उसमें जाकर देखना है तो उसमें कॉर्न फ्लैक और ओट्स मिलता है कि नहीं। मैंने पता किया है कि अमेरिका में बच्चे सुबह के नाश्ते में कॉर्न फ्लैक और ओट्स ही खाते हैं। और हाँ करुणा, मैं बाहर जा रहा हूँ, लौटते वक्त वकील साहब से मिलते हुए आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि देवोलीना और जमाई बाबू के रहते हुए ये वसीयत वाला काम हो जाए, नहीं तो बाद में कौन सिग्नेचर के लिए इधर उधर भागते फिरेंगे। लेकिन अपना ख्याल रखना, ये मत भूलना कि अभी अभी अस्पताल से लौटे हैं आप। क्या करें इनको लेकर, कुछ समझ में नहीं आता है। वो भी अपनी बेटी के जैसे ही निकले। पहले बेटी ने धोखा दिया हमारे बेटे को, और अब वो देने जाने वाले थे। पिछली बार तो हमने बर्दाश्त कर लिए थे, और इस बार ये नहीं होने दे सकते थे हम अपने बच्चे के साथ। उन दिनों केपमारी गैंग के बारे में रोज न्यूज आ रही थी, कैसे वो घरों में निशान लगा रहे थे, फिर उसे कैसे लूटते थे। बस हमने तय कर लिया कि देवोलीना के आने से पहले ही खत्म कर देंगे उन्हें। ताड़ाताड़ी करो, सूरज झुक जाएगा। जल्दी। हमने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया। हमें लगा कि हमने उसका फ्यूचर सिक्योर कर दिया है। क्या कर दिया आप दोनों ने? क्यों किया ऐसा? जब भी कोई तकलीफें या मुश्किलें सामने आती हैं तो दुनिया का लगभग हर इंसान अपने आप से और ऊपर वाले से एक ही सवाल करता है, आखिर मैं ही क्यों? बुरा वक्त या हमारे साथ कुछ बुरा होने के पीछे ऊपर वाले का कौन सा मापदंड या प्रकृति का कौन सा नियम काम करता है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि दुख और तकलीफें हर जीवन का हिस्सा होती हैं। दुनिया में सबको सब कुछ न कभी मिला है और ना कभी मिल सकता है, और रंजन इस बात को समझता था, इसलिए असफल ही सही लेकिन अपनी अधूरी चाहत को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे जन्म देने वाले माता पिता ये बात नहीं समझ पाए और अपनी नासमझी की वजह से ना सिर्फ 2 लोगों की हत्या का पाप कर बैठे, बल्कि पहले से अकेलेपन से जूझ रहे अपने बेटे को और अकेला कर गए। कहते हैं कि किस्मत की लकीरों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बेअसर जरूर किया जा सकता है। उनके सामने अपने कर्मों से कुछ और लकीरें खींचकर जो उनसे भी ज्यादा बड़ी और गहरी हो। लेकिन कुछ लोग अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बनाने की बजाय उसे और ज्यादा बिगाड़ने का रास्ता चुनते हैं, जैसा कि इस बुजुर्ग दंपत्ति ने चुना। और उनके द्वारा की गई इस गलती को भविष्य में कोई और ना दोहराए, इस उम्मीद के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।